सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज के इस खास वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्जन। एक थोड़ा छोटा चैप्टर है लेकिन वंस अगेन इम्पोर्टेंट है। आपके 2025 में जितने क्वेश्चंस आए थे सीजीएल में उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं पढ़ने में। बाकी एक बार आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग में ही कि भाई अगर अब तक आप सिलेक्शन सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हो तो यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। और इसलिए गलती कर रहे हो भाई क्योंकि देखो पूरी की पूरी सीरीज अब कंप्लीट होने के कगार पे है। ऐसा नहीं है कि मैंने बीच में चीज़ें छोड़ी हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ स्किप करा है, ऐसा नहीं है कि मैंने बीच में मतलब आके आपको बार बार फोर्स करा कि नहीं नहीं पेड बैच ही ले लो। मैंने हर एक चीज़ शिद्दत से पढ़ाई है, अच्छे से पढ़ाई है। सबसे पहले इतनी डिटेल्ड बेसिक्स ऑफ इंग्लिश आपको जीवन में कहीं नहीं मिलेंगी जितनी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से पढ़ाया है, नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, आर्टिकल, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, टेंस, मूड कंडीशनल, क्वेश्चन टैग, मॉडल वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स, वॉइस, नरेशन, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और अब हम पहुंच चुके हैं इन्वर्जन। ये हमारे इस जर्नी में 18वां पड़ाव है। और ये जो यहाँ तक आपको चैप्टर दिख रहे हैं ना, इनके अलावा भी चैप्टर्स हैं। अब कौन से हैं इनके बाद में? PQRS आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, पैसेज आएगा, इसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स आएगा और इसके अलावा आपका सेंटेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट होता है वो भी आएगा। सो बहुत कुछ है, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। अब आपकी कॉल है कि आप इन चीज़ों का कैसे फ़ायदा उठाते हो और किस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हो। तो मेरी तरफ से सब कुछ है। साथ ही साथ में हर चैप्टर के आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं और हर चैप्टर की प्रैक्टिस सीट्स भी मिलती हैं। हैंड रिटन नोट्स और प्रैक्टिस सीट्स आपको कहाँ पे मिलते हैं? हमारे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश एक हमारा ये टेलीग्राम चैनल है। दूसरा प्रशांत सर नोट्स। तो ये दोनों टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेने हैं क्योंकि दोनों ही आपके लिए क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करते हैं हम। ठीक है, दोनों ही चैनल पे। बाकी मेरे भाई हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप नए हो या पुराने हो, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं कराएं तो कर जरूर लेना क्योंकि देखो इस चैनल पे बहुत कुछ है। बेसिक्स की वीडियो यही है, रीडिंग बूस्टर्स आपको यहाँ मिलते हैं, टॉपर्स वोकैब, ये वोकैबलरी के लिए एक ऐसा समाधान है जिसके बाद में दोबारा आपको वोकैब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, टॉप 50 सीरीज होगी और इंग्लिश स्पेशल VOD बैच आप ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। तो डाउनलोड करें एप्लीकेशन, उसके बाद बैच ले लें। ठीक है, ये वाला बैच है 699 में। आइए स्टार्ट करते हैं इन्वर्जन चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इन्वर्जन? इन्वर्जन होता क्या है मेरे भाई? क्या होता है इन्वर्जन? भाई बात बहुत सिंपल है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इन्वर्जन किससे बना है? आपकी एक वर्ब होती है इन्वर्ट। ठीक है, इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? टू चेंज द ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है? टू चेंज द ऑर्डर। किसी भी चीज के ऑर्डर को चेंज कर देना। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्रम होता है भाई, वो वाला ऑर्डर मत समझ लेना, आदेश वाला। ठीक है, किसी भी चीज के क्रम को बदल देना। अब भैया इंग्लिश में किस चीज का क्रम होता है? इंग्लिश में हम क्या पढ़ते हैं? वर्ड ऑर्डर पढ़ते हैं। वर्ड ऑर्डर जब हम पढ़ते हैं तो नॉर्मली क्या आता है आपको पता ही है। सामान्यतः हम सेंटेंस इस तरीके से फॉर्म करते हैं कि सबसे पहले सेंटेंस में क्या आता है? आपको कहोगे सर सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपको क्या लिखना होता है? सामान्यतः आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, अगर नॉट है तो नेट नॉट आएगा, नहीं तो फिर सीधा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है? आप कहोगे सर मेन वर्ब आती है। ठीक है, अगर मेन वर्ब है तो इसके आगे जो भी ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब है या जो भी है वो सब आएगा। क्या आपको नहीं लगता यही आपका नॉर्मल ऑर्डर होता है? ठीक है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि सर ये है आपका यूजुअल कहें, नॉर्मल कहें, टिपिकल कहें, वही। सो नॉर्मल ऑर्डर है ये। ठीक है, यही इसी ऑर्डर में आपको नॉर्मली सेंटेंसेस दिखते हैं। अब अगर मैं इस ऑर्डर को रिवर्स करना चाहूं तो क्या मैं इसको इस तरीके से रिवर्स कर सकता हूं कि पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब ले ली। जैसे आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लिखते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है। ठीक है, और फिर सब्जेक्ट के बाद में आपकी मेन वर्ब आती है। एकदम करेक्ट बात है। और उसके बाद में जो भी होगा वो आता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? हम कह सकते हैं कि देखो जो पहले क्या था? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब क्या करा? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। यानी कि ऑर्डर को रिवर्स कर दिया है। रिवर्स कर दिया यानी कि उस ऑर्डर को क्या कर दिया है? इन्वर्ट कर दिया है। तो अपन इसको ही क्या बोल देंगे? इन्वर्टेड ऑर्डर। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यही क्या है? इन्वर्टेड ऑर्डर। शब्दों का इन्वर्टेड ऑर्डर है, बदला हुआ ऑर्डर है। तो ये क्या है? इन्वर्टेड ऑर्डर है। सो एक हो गया आपका नॉर्मल ऑर्डर, एक हो गया इन्वर्टेड। तो किसी भी सेंटेंस के ऑर्डर को बदलना यानी कि उसको इन्वर्ट करना,
इन्वर्ट आपकी वर्ब होती है, इस इन्वर्ट वर्ब से ही बनता है आपका नाउन इन्वर्जन। तो व्हाट इज इन्वर्जन? बेसिकली इन्वर्जन की अगर डेफिनेशन आपसे मांगी जाए तो लिख लेना, नोट्स में भी मैं लिखवा दूंगा कि इन्वर्जन क्या होता है। बेसिकली नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर को पलट देना या उलट देना, उल्टा कर देना ही इन्वर्जन कहलाता है। अब ये वाला स्ट्रक्चर नॉर्मली बच्चों को आदत होती है कहाँ पे देखने की? आप पाओगे सर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इस इन्वर्जन की एक बेसिक डेफिनेशन ये भी बन जाती है कि असैरेटिव मीनिंग हो लेकिन स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव वाला हो, तो उसी को अपन इन्वर्जन बोल देते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज इन्वर्जन? व्हाट इज इन्वर्जन यानी कि असैरेटिव, मतलब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के साथ असैरेटिव मीनिंग, वही होता है आपका इन्वर्जन। ठीक है, तो जो लिखना चाहते हैं एक बार इस तरीके से लिख लेना कि द यूज ऑफ इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर विथ असैरेटिव मीनिंग। असैरेटिव मीनिंग के साथ इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर का प्रयोग करना ही बेसिकली क्या कहलाता है? इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है भाई, तो देखो एक बार आ जाते हैं। सबसे पहले अब हम बात कर लेंगे इसके टाइप्स की, टाइप्स ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, या फिर मैं एक बार ना एग्जांपल्स दे देता हूँ पहले कि इन्वर्जन के एग्जांपल्स हैं ना। तो लेट मी ऐड अ स्लाइड। जैसे मैंने लिखा कि आई नेवर स्मोक, मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ। आप कहोगे ये सब्जेक्ट है, या आई डू नॉट स्मोक लिख देता हूँ थोड़ा सा और आपको अच्छा लगेगा। आई डू नॉट स्मोक, रिलेट अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अब जैसे ही आप देखते हो आई डू नॉट स्मोक में क्या स्ट्रक्चर है, आई आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, डू आपके लिए हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो होता है वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, और स्मोक आपका क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब है। सही बात है, ये आपका बेसिकली नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जैसे ही आप देखोगे अगर इसी को मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना चाहिए मुझे, तो मैं क्या कहूँगा? मान लीजिए किसी सामने वाले से पूछ रहा हूँ डू यू नॉट स्मोक, क्या आप स्मोकिंग नहीं करते हो? डू यू नॉट स्मोक, ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या था? आप आसानी से कह सकते हो सर असैरेटिव स्ट्रक्चर, असैरेटिव। ठीक है, अब इसमें क्योंकि ये क्या है? क्वेश्चन है, यानी कि यही अपने आप में क्या है? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। करेक्ट है, आगे। तो असैरेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। अब मैं एक तीसरा सेंटेंस लिखता हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैंने लिखा कि नेवर डू आई स्मोक। देखो, अब इन दोनों सेंटेंसेस को अपन को कंपेयर करना है। देखो, डू आपका क्या था? आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब। यू आपका क्या था? आप कहोगे सर सब्जेक्ट। नॉट तो आपका एडवर्ब होता है, और स्मोक आपका क्या है? मेन वर्ब होता है। ठीक है, अब इस वाले को देखो बेटा, नेवर क्या होता है? आप कहोगे सर नेवर होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है ना। डू आपकी क्या होती है? आप कहोगे हेल्पिंग वर्ब। आई क्या होता है? आप कहोगे सर सब्जेक्ट। और स्मोक क्या होता है? आप कहोगे सर मेन वर्ब। अब अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप क्या पाओगे कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, यानी कि ये वही इंटरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस सेंटेंस में इंटरोगेटिव तो कुछ है नहीं, पीछे क्वेश्चन तो है ही नहीं। क्वेश्चन नहीं है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस है। इसका मतलब है कि मैं कभी सिगरेट नहीं पीता या मैं कभी स्मोकिंग नहीं करता। अगर आप सिगरेट नहीं पीते हो, आप स्मोक नहीं करते हो, यानी कि ये तो आपका एक असर्टिव स्ट्रक्चर है, असर्टिव है। उसके बाद भी इसकी फॉर्म क्या है? इंटरोगेटिव वाली है। तो इसी को अपन क्या बोल देते हैं? इन्वर्जन बोल देते हैं। अब ये इन्वर्जन कब लगता है और कब नहीं लगता है, यही हमें बेसिकली इस पूरे के पूरे चैप्टर के दौरान जानना है। ठीक है, तो यही सब चीज़ हमें इस चैप्टर के दौरान जाननी है। तो आ जाइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। भाई इन्वर्जन बेसिकली दो तरीके का होता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स।
ठीक है। सबसे पहला जो वो होता है ना, उसको अपन बोलते हैं पार्शियल इन्वर्जन। ठीक है, पार्शियल इन्वर्जन। ठीक है, पार्शियल इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन। और बेटा दूसरा जो आपका टाइप होता है ना, उसको अपन बोलते हैं फुल इन्वर्जन। फुल इन्वर्जन, पार्शियल इन्वर्जन एंड फुल इन्वर्जन। ठीक है। अब देखो ये पार्शियल इन्वर्जन होता है ना मेरे भाई, ये क्या होता है, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि ओनली हेल्पिंग वर्ब, ओनली हेल्पिंग वर्ब इज इन्वर्टेड। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को इन्वर्ट किया जाता है। यानी कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर आपका सब्जेक्ट और फिर आपके मेन वर्ब। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फुल इन्वर्जन या कंप्लीट इन्वर्जन भी बोलते हैं इसको कई बारी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फुल वर्ब, फुल वर्ब यानी कि ब्रैकेट में अपन लिखें तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इज इन्वर्टेड। इसमें पूरी की पूरी वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में यूज किया जाता है। कहने का मतलब इसमें अपन ये कह सकते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, प्लस में मेन वर्ब है तो मेन वर्ब, और फिर आपका सब्जेक्ट, और फिर आगे जो भी होगा। तो दो टाइप का हो गया, पार्शियल इन्वर्जन और फुल इन्वर्जन। पार्शियल यानी कि जहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। फुल इन्वर्जन यानी कि जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पूरे के पूरे को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। ठीक है, देखो एक बार सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं पार्शियल इन्वर्जन। कब कब हमें पार्शियल इन्वर्जन का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो कब कब हमें पार्शियल इन्वर्जन का यूज करना चाहिए, इसके लिए सर्टेन कंडीशंस हैं, मैं वो सारी कंडीशंस आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद में अपन चलेंगे। देखो इसकी ना पार्शियल इन्वर्जन की कुछ कुछ कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ। जनरली ये सेंटेंस की मेन क्लॉज में लगता है जनरली, तो पार्शियल इन्वर्जन की डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। तो इन दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन, इन दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन, इस प्रकार के इन्वर्जन में ओनली द हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, उसको यूज किया जाता है, इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है इन दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, इस प्रकार के इन्वर्जन में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पार्शियल इन्वर्जन जनरली मेन क्लॉज के अंदर लगता है। जैसे कई बार क्या होता है, सेंटेंसेस में मल्टीपल क्लॉजेज हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेन क्लॉज में लगता है। ठीक है, तो पार्शियल इन्वर्जन, पार्शियल इन्वर्जन जनरली ऐसे लिखना, पार्शियल इन्वर्जन इज जनरली एप्लीकेबल इन द मेन क्लॉज। सिर्फ और सिर्फ मेन क्लॉज के अंदर ये एप्लीकेबल होता है सामान्यतः। ठीक है, आ जाओ भाई तीसरा, पार्शियल इन्वर्जन लगाते कब हैं। अब ये तो हमने बता दिया कि कैसे लगता है, कौन सी क्लॉज में लगता है, लेकिन कब लगाते हैं इसके लिए सर्टेन पॉइंट्स होते हैं। एक ब्लैंकेट रूल जो आप लोग पढ़ते हैं, एक ऐसा रूल जो लगभग सब चीज़ों को कवर कर ले, वो यही पढ़ते हैं कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम कोई भी नेगेटिव एडवर्ब का यूज कर लें तो सामान्यतः पार्शियल इन्वर्जन का यूज किया जाता है। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम कोई भी नेगेटिव एडवर्ब का यूज कर लें तो सामान्यतः इन्वर्जन का यूज किया जाता है। मैं आपको एक बार समझाता हूँ कि ये क्या होता है और किस तरीके से होता है। ठीक है, मैं कुछ कुछ चीजें लूंगा आपके सामने। मैंने एक सेंटेंस लिया, आई नेवर गो देयर, मैं कभी वहां नहीं जाता हूं।
करेक्ट बात है, आई नेवर गो देयर। अब आप जैसे ही सेंटेंस को देखोगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करना। आई सब्जेक्ट है, नेवर आपकी एडवर्ब है। बेटा गो आपका क्या होता है, आप कहोगे सर मेन वर्ब है, और देयर आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। करेक्ट बात है। अच्छा मेरे भाई अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो आप मुझे ये बताइए कि जो नेवर है ये किसके लिए आया है, क्या ये आई के लिए आया है? आप कहोगे नहीं, आई नेवर नहीं है, गो नेवर। गो एक वर्ब है और इसके लिए नेवर का यूज किया गया है। ये जाने को निगेट कर रहा है ना कि आई को। ये जो नेवर है ये कहीं पे जाने को निगेट कर रहा है ना कि आई को। अब क्या करता हूं मैं कि इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मतलब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए मैं नेवर का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में कर लेता हूं। तो नेवर आई गो देयर। आप बहुत सिंपल सी बात बताइए कि क्या कोई भी नेगेटिव वर्ड पूरे के पूरे सेंटेंस को निगेट कर सकता है? नहीं। सेंटेंस एडवर्ब्स जितने होते हैं वो होते हैं फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली आई वाज नॉट देयर, मैं वहां नहीं था। यानी कि देखो ऐसा नहीं है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में एडवर्ब्स नहीं आते हैं, वो आते हैं। लेकिन जब कोई एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो सामान्यतः वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। लेकिन जितने भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर ही नहीं सकते हैं। ये बेसिकली किसको मॉडिफाई करते हैं? आप कहोगे सर ये वर्ब के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? वर्ब के लिए। यानी कि इसका अगर मैं ऐसे करके इसको जस्टिफाई करना चाहूं कि सर ये देखो ये पूरे के लिए नेवर आया है, इज इट द करेक्ट वे? क्या ये इसका सही तरीका होगा? आप कहोगे सर नो नेवर, ये इसका सही तरीका नहीं होगा। और अगर बाबू मैं ये कह रहा हूं कि इसका ये सही तरीका नहीं होगा, इसका मतलब है कि इसका कोई और तो सही तरीका होगा ना। वो सही तरीका ही हमें समझना है भाई। अब आप एक ध्यान से बात बताना, वो आपकी वर्ब है और ये नेवर जो है अल्टीमेटली यूज किसके लिए हुआ है? नेवर का प्रयोग अल्टीमेटली हम किसके लिए करना चाहते हैं? तो आप कहोगे सर नेवर एक एडवर्ब है, का प्रयोग गो के लिए हुआ है। लेकिन इन दोनों का कनेक्शन खत्म कर दे रहा है क्योंकि बीच में एक सब्जेक्ट आई आ जा रहा है। करेक्ट बात है। इन दोनों का कनेक्शन क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि बीच में एक सब्जेक्ट है जो कि आई आ जा रहा है, जबकि नेवर आया किसके लिए? वर्ब के लिए। तो अगर मैं इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से देखूं और इसको इस तरीके से लिख दूं कि आई नेवर, सॉरी, नेवर डू आई गो देयर। अब जैसे ही मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, अब इसमें क्या होगा मेरे भाई? आप जानते हैं नेवर एक नेगेटिव एडवर्ब है, डू आपका क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, गो मेन वर्ब है। मेरे भाई ये जो डू हेल्पिंग वर्ब है ये मदद किसको कर रहा है? भाई अगर कोई चीज हेल्पिंग इन नेचर है तो वो किसी को तो मदद कर रहा होगा। आप कह सकते हो किसको मदद कर रहा है? इस मेन वर्ब को। यानी कि गो और डू दोनों लगभग एक ही चीज है, एक ही चीज का कंपाउंड है। यानी कि कहीं ना कहीं ये वर्ब का ही तो हिस्सा है। ये डू किसका हिस्सा है? वर्ब का। यानी कि आप यहाँ पे ये तो कह सकते हो ना कि इस डू की वजह से ये जो नेवर है अब ये वर्ब से कनेक्टेड है। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? और क्योंकि ये जो नेवर है वो इस वर्ब से कनेक्टेड है, इसीलिए ये सेंटेंस आपका लॉजिकल है और ये करेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में? क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि बेसिकली एडवर्ब किसके लिए आते हैं? वर्ब के लिए। और अगर वर्ब का एक हिस्सा यहाँ पे पहुंच गया इसका मतलब ये करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, करेक्ट हो गया सेंटेंस। तो आपको ये समझ आया कि वाई डू वी यूज इन्वर्जन। इन्वर्जन यूज क्यों करते हैं? सबसे पहले जब हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई भी नेगेटिव वर्ड या फ्रेज लिखते हैं, और वो नेगेटिव वर्ड या फ्रेज किस लिए लिखा जाता है? टू एम्फेसाइज, किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई नेगेटिव वर्ड या फ्रेज लिख दें। और क्योंकि वो नेगेटिव वर्ड या फ्रेज सामान्यतः किसको नेगेट करता है? वर्ब को, तो उसका संबंध वर्ब से होता है। लेकिन वो शुरुआत में आते ही बीच में बेसिकली सब्जेक्ट आ गया तो उसका कनेक्शन क्या हो गया? ब्रेक हो गया वर्ब से। तो उस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए, उस कनेक्शन में कंसिस्टेंसी रखने के लिए हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। आई होप यू गॉट द लॉजिक कि आखिरकार इन्वर्जन यूज होता ही क्यों है। सेम अगर ध्यान से देखोगे ना आप, तो जितने भी आपके क्वेश्चन वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी इसी तरीके से काम करते हैं। लाइक मैंने एक सेंटेंस बोला आपके सामने, वाई आर यू लाफिंग। मेरे भाई ये जो वाई है ये एक क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, लेकिन वाई है क्या?
अगर मैं इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपसे पूछना चाहूँ तो क्वेश्चन वर्ड तो कोई पार्ट ऑफ स्पीच होता नहीं है। फंक्शन क्या है इसका यहाँ पे? आप कहोगे सर ये एक एडवर्ब है, रीजन मांग रहा है। भाई रीजन को बताने वाले शब्द अगर एडवर्ब होते हैं तो वाई का रिप्लाई अगर एडवर्ब है तो वाई भी तो अपने आप में क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब है तो किसके लिए आया होगा? वर्ब के लिए। यही रीजन है कि वर्ब का एक हिस्सा यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले वाई के साथ आ गया, तो वाई प्लस में आर, यू लाफिंग, आप हंस क्यों रहे हो, तो वो वहां पे क्या बन रहा है? एक क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। तो क्वेश्चन वाले स्ट्रक्चर में भी इसीलिए ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। तो ये बात आपको समझ आई कि आखिरकार क्यों हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। गॉट माई पॉइंट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा कि पार्शियल इन्वर्जन है क्या, कितने टाइप का होता है, पार्शियल इन्वर्जन को क्यों यूज करते हैं और किस तरीके से यूज होता है। तो अब आ जाते हैं मेरे भाई, इसका सबसे पहला ही पॉइंट अपन देखते हैं कि पार्शियल इन्वर्जन बेसिकली कब कब यूज लगाते हैं। तो कब कब यूज करते हैं उसका पहला पॉइंट है कि पार्शियल इन्वर्जन इज यूज्ड व्हेन एवर अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स। और ये जो फॉलोइंग वर्ड्स है ना, ये सारे के सारे नेगेटिव हैं। तो इसमें पहला ही पॉइंट है नेगेटिव एक्सप्रेशंस। सेंटेंस के स्टार्टिंग में हार्डली आ जाए, स्कार्सली आ जाए, नेवर आ जाए। भाई हार्डली हो, स्कार्सली हो, नेवर हो, कुछ हो, ये सारे वर्ड्स कैसे हैं? नेगेटिव। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में बेटा हार्डली आए, ठीक है, या आपका स्कार्सली आए, ठीक है, या इवन समटाइम्स बेयरली भी अगर आपका आता है, ठीक है, तो इसका जो पेयर बनता है ना वो किसके साथ बनता है? वैन के साथ पेयर बनता है। अगर वैन ऐसा हो कि ऑप्शन में है ही नहीं तो फिर बिफोर भी पॉसिबल होता है, हालांकि बिफोर को भी अवॉइड करते हैं अपन लोग, है ना। इसके अलावा अगर बेटा कहीं पे नो सूनर आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए? नो सूनर। अब नो सूनर का पेयर किसके साथ बनता है? ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नो सूनर का जो पेयर है बाबू ये देन के साथ बनता है, THAN वाला देन। याद ऐसे रख लेंगे, सूनर कंपैरेटिव डिग्री का है और कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है। इसके अलावा अगर नॉट ओनली आ जाता है तो उसका पेयर बट ऑल्सो होता है। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले, तो इस पर बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज नहीं करना चाह रहा हूँ। तो नॉट ओनली अगर हमने लिखा है तो इसका पेयर किसके साथ बनता है? तो आप कहोगे सर नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो के साथ बनता है। करेक्ट बात है भाई यहाँ तक, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो के साथ बनता है। ठीक है, इतना सिंपल है। अब देखो कौन से वर्ड्स हैं। हार्डली नेगेटिव, स्कार्सली नेगेटिव, नेवर भी नेगेटिव है। बेटा लिटिल कैसा वर्ड होता है? आपने डिटर्मिनर्स पढ़े हैं मेरे से, नहीं पढ़े तो डिटर्मिनर्स वाली वीडियो देख लेना, कलेक्शन सीरीज में आ चुकी है ना। तो लिटिल नेगेटिव वर्ड है, नॉट ओनली भी नेगेटिव वर्ड है, नीदर भी नेगेटिव है। बेटा अगर नॉट के साथ में कोई और एक्सप्रेशन आ जाए तो वो भी अपने आप में क्या होता है? नेगेटिव होता है। जैसे नॉट अंटिल नेगेटिव है। आप में से बहुत सारे बच्चों को तो ये लगेगा कि नॉट अंटिल लिखना तो गलत हो गया, अंटिल में पहले से नॉट है, इसके साथ एक और नॉट कैसे आ गया, मैं बताऊंगा अभी कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, नॉट फॉर वन मोमेंट, कई बार ऐसा आ जाता है, नॉट फॉर अ मोमेंट, नॉट अ सिंगल वर्ड, ठीक है, नॉट अ सिंगल थिंग। तो नॉट प्लस ए प्लस नाउन, ये सब क्या है? नेगेटिव एक्सप्रेशन है। इसके अलावा इन नो टाइम आ जाए, यानी कि कोई प्रपोजिशन फिर उसके आगे नेगेटिव कुछ, एट इन नो टाइम, एट नो कॉस्ट, या कहीं पे इस तरीके से आ जाए नेवर बिफोर, अब से पहले कभी नहीं। ये सब एक्सप्रेशंस कैसे हैं? नेगेटिव। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो अगर कोई भी नेगेटिव एक्सप्रेशन आपका यूज किया जाता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कि पार्शियल इन्वर्जन आपका लगता है। क्या सिर्फ नेगेटिव फ्रेजेस के साथ ही लगता है? सो द आंसर इज नो। अदर एक्सप्रेशंस भी बनते हैं। कौन से हैं? सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हो कि अगर ये जो ओनली है, अगर इस ओनली के साथ सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई भी एडवर्बियल आ जाए, क्या आ जाए दोस्त? कोई भी एडवर्बियल आ जाए तो उसके साथ में जो मेन क्लॉज आगे आएगी वो मेन क्लॉज में भी बेसिकली क्या लगेगा? इन्वर्जन लगेगा। मेन क्लॉज में भी क्या लगेगा? इन्वर्जन। अब देखो एडवर्बियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं आपके, नॉट या फिर ओनली। इन दोनों के साथ अगर कहीं भी आपको स्टार्टिंग में क्या दिखे? कोई एडवर्ब दिखे। देखो ये जो ओनली होता है ना, ये भी एक रिस्ट्रिक्टिव वर्ड होता है, ये नॉन एफर्मेटिव वर्ड कहे जाते हैं, ये एफर्मेटिव वर्ड नहीं है। ओनली भी क्या करता है? रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, इसीलिए ये नेगेटिव वर्ड माना जाता है। इसीलिए अगर ओनली के साथ में भी कोई एडवर्ब आ जाए
तो मैं आपको एडवर्बियल समझाना चाह रहा हूँ कि एडवर्बियल क्या हो सकता है। देखो एडवर्बियल बोलें या एडवर्ब बोलें बात एक ही होती है, ठीक है, समझो। एडवर्बियल की कैटेगरी में क्या हो सकता है, कोई एडवर्ब आ जाए सिंपल सा, सम एडवर्ब, वो भी एडवर्बियल का ही पार्ट है बेटा। या कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई फ्रेज आ जाए, जैसे कि प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाए, ठीक है। फ्रेज वर्किंग एज एडवर्ब, एक ऐसा फ्रेज जो कि एडवर्ब का काम करे, वो भी एडवर्बियल भी कहलाएगा। इसके अलावा समटाइम्स बेटा ऐसा भी हो सकता है कि इस एडवर्बियल की जगह पे कोई एडवर्ब क्लॉज आ जाए। मैं पिछला चैप्टर कंजंक्शन था उसमें आपको पढ़ा चुका हूं कि क्या एडवर्ब क्लॉजेज होती हैं, ठीक है। सो कोई एडवर्ब क्लॉज का भी अगर यूज हो जाए तो वो भी एडवर्बियल की कैटेगरी में आएगा, जैसे समझना। देखो मैंने आपसे लिखा ओनली देन ही रियलाइज्ड दैट ही वॉज मिस्टेकन। तब जाके उसने रियलाइज किया कि वह गलत थी, सी वॉज मिस्टेकन। अब मेरे भाई इस सेंटेंस को जैसे ही आप देखते हैं तो क्या आपको इसमें कोई एरर लग रहा है? हो सकता है आपको ना लगे, लेकिन अगर ध्यान दोगे ना तो ओनली आ गया, देन क्या होता है, आप कहोगे सर एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, यानी कि ओनली प्लस देन अगर यहाँ आ गया है तो मेन क्लॉज में क्या लगाना चाहिए, आप कहोगे इन्वर्जन। तो सी रियलाइज्ड नहीं होना चाहिए, डिड सी रियलाइज, क्या होगा, डिड सी रियलाइज। अब देखो यहाँ पे तो देन प्रॉपर एक एडवर्ब था, लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा प्रॉपर एडवर्ब ही आए। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसी सेंटेंस को, ओनली आफ्टर माई अराइवल, ओनली आफ्टर माई अराइवल शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक। भाई मेरे वहां पहुंचने के बाद में ही उसने अपनी गलती को रियलाइज करा। तो ओनली आफ्टर माई अराइवल सी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, करेक्ट बात है यहाँ तक। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ओनली आ गया बेटा, आफ्टर माई अराइवल, आफ्टर माई अराइवल क्या दिखा रहा है, टाइम का सेंस दे रहा है। भाई सी रियलाइज्ड हर मिस्टेक व्हेन, कब रियलाइज किया मिस्टेक, कब, व्हेन। तो आप कहोगे सर ये एडवर्ब भी तो है ओनली आफ्टर माई अराइवल, और अगर ये एडवर्ब है तो इसका मतलब है इसको शुरू में ले आए तो फिर वही इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। तो ओनली आ गया। तो आफ्टर माई अराइवल अपने आप में यहाँ पे किसका काम कर रहा है सर, आप कहोगे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम का ही तो काम कर रहा है। यानी कि कह सकते हो ना कि ओनली प्लस एडवर्ब है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन और ये इसका ऑब्जेक्ट। तो ओनली प्लस एडवर्ब जब भी आएगा तो बेसिकली क्या बनाएगा, आप कहोगे सर ओनली प्लस एडवर्ब अगर आएगा तो इस ऐसे केस में हम कहेंगे कि यहाँ पे इन्वर्जन लगना चाहिए। और बेटा अगर इन्वर्जन लगेगा तो रियलाइज्ड नहीं होगा, डिड सी रियलाइज। बताओ भाई करेक्ट बात है कि नहीं। नाउ लेट मी राइट वन मोर सेंटेंस, और ये जो तीसरा सेंटेंस है ना, इसी सेंटेंस को समझाने के लिए मैंने आपको ये पहले दो सेंटेंस लिखे हैं। बेटा जैसे देखो यहाँ एक एडवर्ब लिखा था, यहाँ पे उस एडवर्ब को मैं फ्रेज के फॉर्म में ले आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। भाई मैं आपको ये तो समझा ही चुका हूँ ना कि प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिलके एडवर्ब का काम कर सकते हैं। तो आफ्टर माई अराइवल किसका काम कर रहा है, भाई एडवर्ब का काम कर रहा है, टाइम बता रहा है, टाइम बता रहा है यानी कि एडवर्ब है। तो ओनली प्लस एडवर्ब बना। अब मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ, ओनली आफ्टर आई अराइव्ड, फिर हमने लिखा सी रियलाइज्ड हर मिस्टेक। देखो भाई जैसे ही अपन ये वाला सेंटेंस देखते हैं तो इसमें ध्यान देने की बातें क्या है, बेटा ओनली आ रखा है,
अब आफ्टर क्या है, क्योंकि आफ्टर के जस्ट बाद में एक सब्जेक्ट है और वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट है वर्ब है, यानी कि दो क्लॉज हैं, तो आफ्टर क्या अपने आप में कंजंक्शन है। अगर आफ्टर अपने आप में कंजंक्शन है तो ये पूरी की पूरी क्या है, क्लॉज है, कह सकते हो कि नहीं। अच्छा, ये जो क्लॉज है बेटा, ये किसका काम कर रही है। सी रियलाइज हर मिस्टेक व्हेन, कब रियलाइज करी, कब, ये रियलाइज हर मिस्टेक व्हेन, भाई कब रियलाइज करी। यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो क्लॉज है आफ्टर आई अराइव्ड, जब मैं आ गया तब रियलाइज करी। इसका मतलब है कि ये टाइम बता रही है क्लॉज, यानी कि अगर ये टाइम बता रही है तो यानी कि ये क्लॉज टाइम की है। और टाइम को बताने वाली चीजें क्या होती हैं, आप कहोगे सर एडवर्ब। यानी कि अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि ये ओनली एक क्या है, ओनली आया प्लस में इसके साथ कोई एडवर्ब आया, तो ओनली प्लस एडवर्ब। तो ऐसे केस में हमें मेन क्लॉज में क्या लगाना चाहिए, इन्वर्जन। अब ये तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, तो क्या इसमें इन्वर्जन लगेगा, द आंसर इज नो। कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। तो आप कहोगे सर सी रियलाइज्ड नहीं होगा, डिड सी रियलाइज। तो ओनली आफ्टर आई अराइव्ड डिड सी रियलाइज हर मिस्टेक। बात समझ रहे हो भाई। तो इस तरीके से आपका होता है। तो ये बात समझ आ गई होगी कि कई बार ऐसा हो सकता है, इस वाली क्लॉज में इन्वर्जन मत लगा देना, क्योंकि ये आपकी क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में नहीं, मेन क्लॉज में आपको इन्वर्जन लगाना है। तो पहला पॉइंट अपन ने यही देखा कि ओनली के साथ अगर एडवर्ब आएगा, ओनली देन, ओनली वंस, ओनली रिसेंटली, ओनली ट्वाइस, या ओनली के साथ में प्रीपोजिशन प्लस नाउन आ जाए, क्योंकि प्रीपोजिशन प्लस नाउन भी अपने आप में एडवर्ब का काम करता है। ओनली बाय वर्किंग हार्ड, ओनली बाय हार्ड वर्क, ओनली इन दिस सिचुएशन, ओनली आफ्टर कंफर्मेशन, ओनली आफ्टर मंडे, इस तरीके से। इसके अलावा अगर ओनली के साथ में कोई क्लॉज आ जाए, जैसे कि ओनली के साथ इफ आए, व्हेन आए, आफ्टर आए, भाई इफ के साथ क्या है, कंडीशन का क्लॉज बनता है। कंडीशन की क्लॉज क्या काम करती है, एडवर्ब क्लॉज होती हैं, जितनी भी कंडीशन की क्लॉज होती हैं, तो ये भी क्या है, एडवर्ब बनेंगी। सो ओनली इफ, ओनली व्हेन, ओनली आफ्टर, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, तो भी मेन क्लॉज में ही इन्वर्जन लगेगा। ठीक है, तो मेन क्लॉज के अंदर ही, इन दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी यूज इन्वर्जन इन द मेन क्लॉज। कौन सी क्लॉज में, मेन क्लॉज में। ठीक है, मेन क्लॉज में ही इन्वर्जन लगता है, ना कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में। ठीक है, आगे देखो भाई, बात आ रही है भाई समझ में। इसके अलावा सो और सच के साथ में भी बेटा इन्वर्जन लगता है। कब कब लगता है, बहुत बेसिक सी बात है। सो प्लस एडजेक्टिव अगर सेंटेंस के शुरुआत में आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी बेसिकली हम इन्वर्जन का यूज करते हैं। तो सो प्लस एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पे क्या आता है, लिंकिंग वर्ब। सो ब्यूटीफुल इज सी दैट, इस तरीके से। सो के साथ में अगर बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाए, तो पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर आपका दैट आता है। सेम सच के साथ में सच आएगा, फिर इज एम आर वॉजवर आ जाएगा, फिर आपका नाउन, यानी कि ये सब्जेक्ट है आपका, तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रही है। ठीक है, सेम ऐसे ही बेटा टू सच अ डिग्री अगर आ जाए, या टू सच एन एक्सटेंट आ जाए, तो ऐसे केस में पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। तो देखो ये जो सो वाला अगर एडवर्ब के तरीके से आ रहा है, ये भी तो डिग्री वाला एडवर्ब ही है ना। अगर ये एडवर्ब के तरीके से आ रहा है तो पार्शियल इन्वर्जन लगता है। अगर ये खुद सच आ जाए या सो प्लस एडजेक्टिव आ जाए, तो बीच में अगर लिंकिंग वर्ब आएगी, तो लिंकिंग वर्ब के साथ फुल इन्वर्जन होता है, और एक्शन वर्ब के साथ में पार्शियल इन्वर्जन होता है। दैट्स इट। ठीक है, देखो आगे। इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंसेस का इन्वर्जन आप लोगों ने देखा होगा। फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, तीन होते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशनल है इफ दे अराइव लेट, इसको अगर मैं इन्वर्टेड फॉर्म में लिखूंगा तो इसको लिख सकता हूँ शुड दे अराइव लेट, तो इफ को हटा देते हैं, शुड लगा देते हैं। दूसरा जैसे इफ सी वर टू रिजाइन, इफ सी वर को हम मतलब इन्वर्जन में लिखेंगे वर सी टू रिजाइन। ऐसे ही इफ सी हैड स्टडीड, इफ ही हैड स्टडीड, इसको इन्वर्टेड फॉर्म में क्या लिखेंगे, हैड ही स्टडीड। तो जो ऊपर वाला सेंटेंस है, इसी का ये मतलब है। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं जब हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे। सो भैया इन्वर्जन कंडीशनल सेंटेंसेस में भी लगता है, और यही वो केस है जहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर इन्वर्जन है। मेन क्लॉज में इन्वर्जन नहीं है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में, यानी कि जो कंडीशन की क्लॉज है ना, वो खुद ही चेंज हो जा रही है। तो यही एक ऐसा केस बनता है जहां पर सबऑर्डिनेट क्लॉज में इन्वर्जन आता है, अदरवाइज इन्वर्जन का प्रयोग मेन क्लॉज में किया जाता है। ठीक है, अब देखो इन्हीं चीजों पे कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे देखेंगे। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, वी हैड हार्डली रीच्ड देयर व्हेन ही अटैक्ड मी। अच्छा, एक चीज जो आपको बार बार समझाता हूं मैं, ये 2025 में एक गड़बड़ करी थी एसएससी ने, होपफुली आगे नहीं करेंगे। अब देखो बच्चा रट्टा मार के क्या बैठा है कि हार्डली के साथ इन्वर्जन आता है,
और इस वाले क्वेश्चन को आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे कि सर ये क्या करो, यहाँ पे नहीं, इसको ऐसे में लिखना चाहिए, हार्डली हैड वी रीच्ड। लेकिन मेरे भाई बस यही गलती आपको नहीं करनी है बेटा। हार्डली के साथ में इन्वर्जन आएगा, ये कब आएगा, जब हार्डली शुरुआत में होगा। मैंने आपको लॉजिक क्या दिया था, इन्वर्जन क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो ये एडवर्ब है ये आया किसके लिए था, इस वर्ब के लिए। और अगर एडवर्ब शुरुआत में चला गया तो इन्वर्जन आ रहा है ना। लेकिन एडवर्ब अगर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लगा रखा है तो क्या इन्वर्जन लगाने की जरूरत है, द आंसर इज नो। अगर ये सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखा हो तो दिस इज क्लियरली अ केस ऑफ नो एरर। यहां पे कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि इन्वर्जन लगाते तब है जब कोई नेगेटिव वर्ड या कोई फ्रेज सेंटेंस के शुरुआत में हो। यहाँ तो नेगेटिव आया है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, और ये अपनी इसकी खुद की नॉर्मल पोजीशन है, तो इन्वर्जन की हमें नीड नहीं होगी। सेम आगे देखेंगे, हार्डली हैड वी रीच्ड देयर व्हेन ही अटैक्ड मी। जैसे ये देखोगे ना, तो हार्डली अगर शुरुआत में आ गया तो बेटा इन्वर्जन जरूरी है। फिर वी हैड आपका, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, पहले ये देखो कि हार्डली नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है तो इन्वर्जन आएगा, तो हेड पहले आ गया। अब हेड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आ गई। तो दूसरा पॉइंट आपको यही देखना है कि थर्ड फॉर्म है कि नहीं। और तीसरा पॉइंट ये देखना है कि हार्डली का जो पेयर है वो सही है कि नहीं। जनरली जो हार्डली वाली क्लॉज होती है ये पास्ट के परफेक्ट में होती है, और ये वाली आपके पास्ट के इंडेफिनिट में होती है। ठीक है, देखो, नो सूनर आई लेफ्ट लिखेंगे या डिड आई लीव लिखेंगे या आई डिड लीव। अब नो सूनर अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो आई लेफ्ट नहीं लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, नो सूनर डिड आई लीव। आई डिड लीव भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इन्वर्जन की हमें जरूरत होती है। ठीक है, आगे, ओनली बाई वर्किंग हार्ड, तो ओनली प्लस में एक एडवर्बियल, यू कैन नहीं लिखेंगे, कैन यू पास द टेस्ट। देखो आगे, सो एलिगेंटली सी वॉक्स नहीं होगा, सो एलिगेंटली डज सी वॉक, मूविंग हर वेस्ट हियर एंड देयर दैट आई कैन नॉट हेल्प माई आईज लुकिंग एट हर। देखो, स्कार्सली ही हैड एंटर्ड द रूम। अब भाई स्कार्सली के साथ में इन्वर्जन आता है, तो स्कार्सली हैड ही एंटर्ड द रूम, और यहाँ पे बिफोर आ रखा है, वैसे बिफोर चल जाता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन इज स्टिल व्हेन। व्हेन इज द बेस्ट ऑप्शन। नॉर्मली हमें व्हेन ही लगाना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। लिटिल आई न्यू, लिटिल अगर आपका शुरुआत में आ गया है तो इसका मतलब है लिटिल आई न्यू नहीं होगा, लिटिल डिड आई नो, लिटिल डिड आई नो अबाउट हिम व्हेन आई मीट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। इन नो वे दिस रूलिंग सेट्स अ प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर केसेस, नॉर शुड इट बी इंटरप्रेटेड एज सच। इन नो वे यानी कि एक नेगेटिव फ्रेज आ गया, तो दिस रूलिंग सेट्स नहीं होगा, डज दिस रूलिंग सेट, डज दिस रूलिंग सेट, क्योंकि आपको इन्वर्जन लगाना है। ऐसे देखो, इन नो वे दिस इज एक्सेप्टेबल, सो दिस इज एक्सेप्टेबल नहीं, इज दिस एक्सेप्टेबल। ओनली इफ द वेदर इंप्रूव्स वी कैन गो हाइकिंग। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ओनली इफ देखा, यहाँ पे क्या करेंगे, इंप्रूव्स की जगह पे ऐसे कर देंगे, ओनली इफ डज द वेदर इंप्रूव। जैसे आप ये करोगे मैं कहूँगा गलती कर दी। क्या गलती कर दी बेटा, मैंने आपको क्या कहा था, सबॉर्डिनेट क्लॉज में नहीं बेटा, मेन क्लॉज में इन्वर्जन लगता है, मेन क्लॉज में। जैसे आपने देखा ओनली इफ आ रखा है, ओनली आपका एडवर्ब है, इफ आपका कंजंक्शन है, द वेदर सब्जेक्ट है, इंप्रूव्स उसके लिए वर्ब है। यानी कि ये तो कंडीशन की क्लॉज है, और ये पूरी की पूरी क्लॉज बन के अपने आप में किसका काम करती है, एडवर्ब। तभी तो बना ओनली प्लस एडवर्ब, तो इन्वर्जन कहाँ लगेगा, ये है। तो वी कैन गो नहीं, कैन वी गो हाइकिंग। इनफैक्ट आपको ना, अगर आपको इन्वर्जन पढ़ने की आदत नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको ना ज़्यादातर जगह पे ऐसा लगेगा कि विदाउट इन्वर्जन सेंटेंस ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट ओवर द टाइम जब धीरे धीरे आप पढ़ोगे ना, तो आपको इन्वर्जन के साथ सेंटेंस बनाना ही सही लगेगा। ओनली व्हेन हैव यू फिनिश्ड योर वर्क कैन यू लीव द ऑफिस। अब अगेन ओनली के साथ में व्हेन आया, कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो व्हेन हैव यू नहीं, यू हैव फिनिश्ड, क्योंकि इस वाली क्लॉज में इन्वर्जन नहीं लगता है। इन्वर्जन आपका मेन क्लॉज में लगेगा, कैन प्लस यू, लीव द ऑफिस। जब आप अपना काम फिनिश कर चुके होगे तभी आप अपना ये लीव कर सकते हो। चलो भाई आगे देखते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, नॉट इन एनी वे दिस रिफ्लेक्ट आर कंपनी पॉलिसी। अब जैसे आप देखते हैं सेम वही,
नॉट आ गया, उसके साथ में एक और फ्रेज आ गया, दिस सब्जेक्ट है, रिफ्लेक्ट आपकी वर्ब है। सेंटेंस कहना तो वही चाहता है ना अल्टीमेटली, कि दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट आवर कंपनी पॉलिसी। इन एनी वे। अब यहीं पे हमने इसको कैसे बनाया, इन एनी वे को आगे ले आए और साथ में नॉट को भी उठा लाए, तो एक और एडवर्ब लिया, नॉट लिया, बना दिया इन्वर्जन। तो अब अगर इस तरीके से, यानी कि ये जो नॉट है मेरे भाई, अल्टीमेटली इट इज रिलेटेड टू व्हाट, किससे रिलेटेड है ये, किस चीज से रिलेटेड है? आप कहोगे सर ये जो नॉट है ये अल्टीमेटली इस रिफ्लेक्ट वर्ब के लिए आया था। तो अगर इस रिफ्लेक्ट वर्ब के लिए आया है तो इस वर्ब से रिलेट करने के लिए क्या करेंगे? अगेन हमारे पास में वही ऑप्शन है कि हमें यहाँ पे इन्वर्जन लगाना चाहिए। सो डज दिस रिफ्लेक्ट, तो इन नॉट इन एनी वे डज दिस रिफ्लेक्ट, या हम इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि इन नो वे दिस डज दिस रिफ्लेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नॉट अंटिल द फॉलोइंग मंडे आई वॉज एबल टू वॉक। अब इस सेंटेंस को देख के भी आपको लगेगा कि अरे यार सर ये तो एकदम गलत सेंटेंस है, नॉट और अंटिल एक साथ कैसे आ सकते हैं? मैं कहूँगा कि रुको थमो, एक बार सुनोगे समझोगे तो शायद आपको समझ आएगा। मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ पहले, उस सेंटेंस को समझना, उसके बाद आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आई डिड नॉट कॉल हर until she reached दिल्ली। क्या इस सेंटेंस में आपको कोई भी इशू नजर आ रहा है? आप कहोगे नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको लगेगा कि कोई इशू नहीं है, क्या इशू होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इस वाले सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो इसी सेंटेंस को मैं लिखने का दूसरा तरीका क्या निकालूंगा यहाँ से, कि मेरे भाई ये जो नॉट है यहाँ से तो इस वाले नॉट को उठाऊंगा, तो ये नॉट उठा लिया यहाँ पे, और यहाँ से इस पूरी क्लॉज को उठाऊंगा मैं। ठीक है, तो इस पूरी क्लॉज को उठा लेता हूँ, सो नॉट और अंटिल, नॉट अंटिल शी रीच्ड दिल्ली। शी रीच्ड दिल्ली, नॉट अंटिल शी रीच्ड दिल्ली, और फिर मैं आगे क्या लिखूंगा, जो आपकी मेन क्लॉज थी, आई, और कॉल्ड लिख देता हूँ एक बार, आई कॉल्ड हर। अब आप में से ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि ये सेंटेंस तो एकदम परफेक्ट है, सही है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि रुको थमो। भाई जैसे ही आपने देखा कि ये जो नॉट स्टार्टिंग में आया, ये अल्टीमेटली आया किसके लिए? आप कहोगे सर ये इस कॉल्ड वर्ब के लिए है। करेक्ट बात है ना, ये नॉट यहीं से तो लिया है, कॉल के साथ थे। अगर इस कॉल वर्ब का और नॉट का रिलेशन देखें तो बीच में आई आ गया है, टूट रहा है। अगर इसको वहीं अगेन रिलेशन को मेंटेन करना है, इन्वर्जन का बेस तो यही होता है ना कि रिलेशन को मेंटेन करना है, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। इन्वर्जन लगाना पड़ेगा तो किस जगह पे इन्वर्जन लगेगा? इस वाली क्लॉज में। तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिएगा, डिड आई कॉल हर। बात समझ रहे हो? डिड आई कॉल हर। तो नॉट अंटिल सी रीच्ड दिल्ली डिड आई कॉल हर, यहाँ से दो चीजें, एक तो इस वाली क्लॉज में इन्वर्जन क्यों नहीं लगाए, आप ये भी कह सकते हो कि ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और दूसरा आप ये भी कह सकते हो क्योंकि इस नॉट का संबंध इस रीच्ड से है ही नहीं, इसका संबंध किससे? कॉल्ड से, इसीलिए। दूसरा चीज, नॉट और अंटिल एक साथ कैसे आ गए? बेटा ये जो अंटिल है ना, ये किसको नेगेटिव बनाता है? बेटा इस वाली चीज को, क्योंकि नॉट अंटिल का मतलब पता है क्या होता है? जैसे मैं अगर आपसे कहूँ ना कि अंटिल शी रीच्ड, शी रीच्ड आई वेटेड देयर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एज लॉन्ग एज शी डिड नॉट रीच, जब तक वो नहीं पहुंची, यानी कि ये जो अंटिल है और इसके अंदर जो नॉट छिपा रहता है, ये जो अंटिल है इसके अंदर नॉट होता है, लेकिन वो नॉट किसको निगेट करता है? अंटिल के साथ जो क्लॉज आती है ना बेटा, उसको निगेट करता है।
इस वाली को निगेट करता है। यानी कि अंटिल के अंदर नॉट आएगा तो रीच्ड को कर रहा है। तो ये जो अंटिल है इसके अंदर का जो नॉट है वो इस वाली क्लॉज को निगेट करेगा, ना कि इस वाली को। तो इसका मतलब है इस वाली क्लॉज में तो नॉट सही है ना। अंटिल जो आया है ये किसको निगेट कर रहा है, इस रीच्ड को, कि जब तक वो दिल्ली नहीं पहुंची, यानी कि इस वाली रीच्ड को निगेट कर रहा है ना। अगर ये इसको निगेट कर रहा है तो यहाँ नॉट लगाना एब्सोल्युटली ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी नॉट को उठा के अपन कहाँ ले आए हैं, स्टार्टिंग में, और उस पूरी की पूरी क्लॉज को उठा के अपन कहाँ ले आए यहाँ पे। इसीलिए नॉट का और अंटिल का एक साथ आना इट्स परफेक्टली फाइन। आप चाहें तो इसको एक दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। बेटा अंटिल के बाद नॉट नहीं आता है, अंटिल के पहले आ सकता है, रट्टा मार लो, दैट्स इट। और बाद का मतलब है सेम उसी क्लॉज में, अंटिल वाली क्लॉज में नॉट नहीं आता है, मेन क्लॉज में नॉट तो आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इस चीज का ना एक और एग्जांपल देता हूँ, ये इन्वर्जन कैसे ऐसे लगा रहे हैं हम, ठीक है। इस चीज का एक और एग्जांपल लेना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, एट नो कॉस्ट आई कैन हेल्प यू। एट नो कॉस्ट आई कैन हेल्प यू। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब यही तो है, आई कैन नॉट हेल्प यू एट एनी कॉस्ट। करेक्ट बात है ना भाई, यही तो कहना चाह रहे हैं अपन, आई कैन नॉट हेल्प यू एट एनी कॉस्ट। अगर आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये बेटा जो नॉट है, ये जो नेगेटिव वर्ड है, ये किसको नेगेटिव कर रहा है, इस वर्ड को। अब यहाँ पे नेगेटिव क्या है, वो नॉट प्लस एनी को मिला के नो कर दिया है, ये नेगेटिव है। और ये निगेट किसको कर रहा है, आप कहोगे सर ये इस एक्शन को निगेट कर रहा है, कैन हेल्प वाले को। यानी कि ये संबंधित किससे है, इस कैन हेल्प से। अगर ये इससे संबंधित है ना तो बीच में आई आ रहा है जो कि एक बांध का काम कर रहा है। इसीलिए मैं यहाँ से कैन को हटाऊंगा और यहाँ लगा दूंगा एट नो कॉस्ट कैन आई हेल्प यू। मैं किसी भी कीमत पर आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। अब मैं एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ और आप मुझे बताना कि क्या इसमें कोई एरर है। मैंने लिखा इन नो टाइम आई कैन कंप्लीट दिस टास्क। मैं ये टास्क बिना देर किए कंप्लीट कर सकता हूँ। बताओ क्या इसमें कोई एरर है, सेम ही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी क्या है, एट प्लस नो प्लस कॉस्ट, यानी कि प्रीपोजिशन प्लस नो प्लस नाउन, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, और ये था इसीलिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ा। स्ट्रक्चर रट्टा मार के करोगे तो आपको क्या लगेगा, प्रीपोजिशन नो प्लस नाउन का मतलब है इसको आगे ले आओ, या फिर याद करो कि ये इसका एक एक्सेप्शन है। दो ही काम तो करने पड़ेंगे, या तो याद करना पड़ेगा कि एक्सेप्शन है, और या फिर आपको आप इसमें गलती कर बैठोगे। लेकिन मैं आपसे क्या कहता हूँ, बेटा ध्यान दो, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। सेंटेंस का मतलब है आई कैन कंप्लीट दिस टास्क इन नो टाइम। सेंटेंस का मतलब है कि मैं ये टास्क बिना समय लगाए कंप्लीट कर सकता हूँ, चुटकियों में कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, सो मैं ये टास्क बिना टाइम लगाए। तो एक बात बताओ, क्या बेटा ये जो नो टाइम है, क्या ये इस वर्ब को निगेट कर रहा है, क्या इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मैं टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता हूं। द आंसर इज नो, इसका ऐसा कोई भी मीनिंग नहीं है। यानी कि क्या ये जो नेगेटिव एक्सप्रेशन है, क्या वो इस वर्ब के लिए आया है, द आंसर इज नो, ये वर्ब को निगेट नहीं कर रहा है। बेटा अगर ये वाला वर्ब को निगेट कर ही नहीं रहा है तो क्या वर्ब को आगे लाके इसका कनेक्शन स्थापित करना पड़ेगा, द आंसर इज नो। इसका मतलब है दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई एरर नहीं है। तो देखो एक आपके पास ऑप्शन था कि रट्टा मारो और घर जाओ, रट्टा मार लो, एक्सेप्शंस पढ़ लो। अगर आपको जेन्युइनली लगता है ना कि मैंने इस इन्वर्जन जैसे चैप्टर में भी, जो चैप्टर आप बहुत हल्के में जीवन में लिए जा रहे थे, मैंने इस चैप्टर में भी आपको वो बातें बताई हैं जो शायद आज तक कोई नहीं बता पाया, तो मेरे भाई एक बार कमेंट करके मुझे इन्फॉर्मेशन जरूर देना कि हाँ
आपने कुछ नया सीखा। ये बहुत छोटा सा एक चैप्टर है, इतू सा चैप्टर है, इसके अंदर भी अगर मैं आपको कुछ नया सिखा पाया हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग अलग अलग जगह से पढ़ के आए होंगे, अलग अलग जगह से चीजें देख के आए होंगे, जहाँ के बहुत नाम है, लोगों के जुबान पर नाम चढ़ रहे हैं, ऐसे टीचर से भी आप पढ़े होंगे जिनकी तारीफें लोग इतनी करते हैं कि इनसे बढ़िया ग्रामर कोई नहीं पढ़ा सकता है। अगर आप वहां से भी पढ़े हैं और उसके बाद में आपने अगर मेरे से इन्वर्जन देखा है, तो अगर ट्रूली आपको लगा है कि मैंने कुछ नया सिखाया है, तो भाई रिकमेंडेशन बदल जानी चाहिए, है ना। आ जाओ भाई, मैं बहुत एफर्ट से पढ़ाता हूँ, कोशिश करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, मुझे बताना कि सही है कि नहीं। विथ नो हेल्प आई कैन कंप्लीट द टास्क। आप मुझे बस ये बता दो बेटा, ये जो क्वेश्चन है क्या इसमें कोई एरर है या नहीं है। विथ नो हेल्प आई कैन कंप्लीट द टास्क, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर कर देना है, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई आपको भाई कि यहाँ पे नॉट अंटिल कैसे साथ आ रहा है। अब नॉट अंटिल, अंटिल यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द फॉलोइंग मंडे, तो इन्वर्जन कहाँ लगेगा बेटा, यहाँ पे, क्योंकि सेंटेंस का सेंस वही है। नॉट अंटिल मतलब आई वॉज नॉट एबल टू वॉक अंटिल द फॉलोइंग मंडे, तो वॉज नॉट एबल टू था इसीलिए बेसिकली, क्योंकि ये जो नॉट है वो इस वर्ब से रिलेटेड, इसीलिए ऐसे आ जाएगा। नॉट अंटिल सी हेल्प्ड मी, तो क्या इस वाली क्लॉज में इन्वर्जन लगा दें, आपको अंटिल कंजंक्शन है, सी सब्जेक्ट है, हेल्प्ड आपकी वर्ब है। सेंटेंस का मतलब है कि ही कुड नॉट कंप्लीट द टास्क अंटिल सी हेल्प्ड हिम, जब तक उसने मदद नहीं की तब तक टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया। यानी कि नॉट किसके लिए आया है, आप कहोगे सर इसके लिए आया है, इसके लिए आया, तो इसका मतलब है कुड को यहाँ से हटाओ और यहाँ पे लगा दो। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो एक बार और आंसर करने का प्रयास करना, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। नॉट फार फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड वाइल्ड एनिमल्स। अब आपको लगेगा कि सर सेंटेंस में एरर है, क्योंकि नॉट फार फ्रॉम हियर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव है तो कैन को आगे ले आओ। लेकिन इस सेंटेंस का ना मीनिंग समझाता हूँ मैं। इस सेंटेंस का मीनिंग है यू कैन फाइंड वाइल्ड एनिमल्स नॉट फार फ्रॉम हियर। सेंटेंस कह रहा है कि तुम वाइल्ड एनिमल्स ढूंढ सकते हो, बिल्कुल यहाँ से पास में ही है, नजदीकी है, ज्यादा दूरी नहीं है। तो एक बात बताओ, क्या ये नॉट फार फ्रॉम हियर इस फाइंड को नेगेट कर रहा है? द आंसर इज नो, ये इस फाइंड को नेगेटिव नहीं बना रहा। अगर ये फाइंड को नेगेटिव नहीं बना रहा तो मारो गोली और ये सेंटेंस है करेक्ट। क्योंकि अगर ये इस फाइंड को नेगेटिव नहीं कर रहा है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो सेंटेंस ऐसे ही सही है। इसको आप चाहें तो ऐसे रट्टा मार के भी याद रख सकते हैं कि नॉट फार फ्रॉम के साथ में इन्वर्जन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू, मैंने लॉजिकली आपको समझा दिया है, ठीक है। ये एक छोटा सा टास्क है, ये कुछ क्वेश्चन। सो सॉफ्टली, सो सॉफ्टली यानी कि सो प्लस एडवर्ब से सेंटेंस शुरू होगा। सो डिड सी स्पोक हमें लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। डिड सी स्पीक नॉट स्पोक, क्योंकि डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है ना, डिड सी स्पीक। ऐसे ही सो रिडिकुलस हिज एक्सक्यूजेस साउंडेड, सो रेडिकुलस, उसके एक्सक्यूजेस जो थे वो बहुत रेडिकुलस साउंड कर रहे थे। तो साउंडेड लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है तो इसको पूरा का पूरा उठा के आगे लगा दो। सो रेडिकुलस साउंडेड हिज एक्सक्यूजेस दैट नोबडी बिलीव्ड हिम। सच अ नॉइस द चिल्ड्रन मेड, इतनी ज्यादा आवाज करी, तो सच अ नॉइस अगर शुरुआत में आ गया तो पूरी वर्ब यहाँ पे आ जाएगी, मेड द चिल्ड्रन। एक्चुअली मेक जो है, माफी चाहूंगा, मेक जो आपकी लिंकिंग वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब नहीं है ना, तो डिड द चिल्ड्रन मेक, ठीक है। अगर लिंकिंग वर्ब होती है तो पूरी उठ के आती है, अगर आपकी एक्शन वर्ब होती है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। सच वर द लॉसेस, अब वर्ब तो आएगी, द लॉसेस आगे आगे, तो सच वर द लॉसेस दैट द कंपनी वेंट बैंकरप्ट, ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं पार्शियल इन्वर्जन पे, फिर छोटा सा पार्ट एक फुल इन्वर्जन का है, और फटाफट से आपका चैप्टर हो जाएगा जी कंप्लीट। देखो पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं भाई। सेल्डम वी हैव सीन, तो ऑब्वियस सी बात है सेल्डम शुरुआत में आ गया, सो डिड वी सॉ नहीं लिख सकते हैं, वी हैड सीन नहीं लिख सकते हैं,
हैव वी सीन लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ओरिजिनल सेंटेंस जो था, अच्छा हैड वी सीन लिख तो सकते हैं लेकिन ओरिजिनल सेंटेंस प्रेजेंट में था, प्रेजेंट ही मेंटेन करना है, ये 2025 का क्वेश्चन है। हार्डली आई हैड एंटर्ड द रूम, हार्डली अगर सेंटेंस के शुरुआत में तो इन्वर्जन आता है, तो हार्डली हैड आई एंटर्ड। हार्डली वॉज आई एंटरिंग, टेंस चेंज नहीं करना है। आई हार्डली हैड एंटर्ड, हार्डली बेसिकली या तो शुरुआत में आएगा या मिड पोजीशन में आएगा, ये भी गलत है। कायदे से ये वाला जो ऑप्शन है इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। अब कायदे से एसएससी की जो नई गाइडलाइंस है आंसर की को लेके, उसके हिसाब से देखा जाए तो ए और बी, मतलब ए या सी, जो भी लोग मार्क करके आएंगे दोनों को मार्क्स मिलने चाहिए पूरे। लेकिन अगर हम पुराने टाइम के तरीके से ही बात करें तो कौन सा दोनों में से प्रेफरेबल है, तो आप सोचो। ओरिजिनल सेंटेंस में मिनिमम करेक्शन करके आपको सेंटेंस को सही करना होता है। मिनिमम करेक्शन में क्या है, हार्डली आगे। ये गलत इसलिए नहीं था कि हार्डली आगे, ये सेंटेंस इसलिए गलत नहीं था कि हार्डली आगे क्यों रख दिया, ये सेंटेंस गलत इसलिए था कि हार्डली अगर आगे है तो इन्वर्जन क्यों नहीं लगाया। तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि सेंटेंस क्यों गलत है, वाई वॉज इट रॉन्ग, गलत था क्यों। इट वॉज रॉन्ग बिकॉज वी डिड नॉट यूज द इन्वर्जन, हमने इन्वर्जन यूज नहीं किया इसीलिए गलत था। हार्डली को पहले लगाने से सेंटेंस गलत नहीं हो जाता है, हार्डली को पहले लगाने के बावजूद इन्वर्जन ना यूज करने से गलत होता है। सो जो ओरिजिनल सेंटेंस में गलती थी हमने उसको करेक्ट करते हुए ए को मार्क करना है। हालांकि नई गाइडलाइंस के हिसाब से, क्योंकि अगर ये ऑप्शन करेक्ट है तो करेक्ट है, ज्यादा करेक्शन करा है लेकिन है तो करेक्ट, तो ये और ये दोनों करेक्ट होने चाहिए, लेकिन ओरिजिनली इसको ए माना गया होगा। नेक्स्ट देखो अगला, ये सारे 2025 के क्वेश्चन है सीजीएल के। नॉट अंटिल द डाटा वॉज इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड, वही नॉट अंटिल आ गया साथ में, ठीक है। सो नॉट अंटिल द डाटा वॉज इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड, डैश वॉज इट एक्सेप्टेड, हैड इट एक्सेप्टेड, इट वॉज एक्सेप्टेड। देखो इट वॉज नहीं लिख सकते क्योंकि आप इसमें इन्वर्जन नहीं है। डिड इट एक्सेप्टेड नहीं लिख सकते क्योंकि ईडी फॉर्म डिड के बाद नहीं आती है। अब दो ऑप्शन है, ज्यादातर लोग क्या करेंगे, हैड इट एक्सेप्टेड लगा देंगे, बट आगे क्या है, बाई द जर्नल, पैसिव स्ट्रक्चर है, हैड प्लस V3 पैसिव नहीं होता है, वॉज प्लस V3 पैसिव होता है। नॉट अंटिल द ऑडिटर्स हैड सबमिटेड देयर एग्जॉस्टिव रिपोर्ट, सेम उसी तरीके से, ठीक है। तो आप आसानी से कह सकते हो डैश द फुल एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजरल लैप्सेस बिकम एविडेंट। अब देखो नॉट अंटिल द ऑडिटर्स हैड सबमिटेड, इधर परफेक्ट टेंस आ रखा है तो इधर हमें सिंपल टेंस लगाना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है इन्वर्जन आएगा, इधर V1 लगा रखा है, सो डिड द एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजरल लैप्सेस बिकम एविडेंट। आप वॉज नहीं लगा सकते क्योंकि बेसिकली पैसिव सेंस नहीं है, आप हैज नहीं लगा सकते क्योंकि बात प्रेजेंट में नहीं है, और आप हैड इस लगा तो सकते थे लेकिन ऑलरेडी एक क्लॉज हेड में आ गई है, तो दूसरी क्लॉज आपको पास्ट इंडेफिनिट में रखनी है, ठीक है। आगे देखो, ओनली आफ्टर अ डिकेड ऑफ फील्ड वर्क, ओनली प्लस में उसके आगे एक एडवर्बियल, तो इसका मतलब है इन्वर्जन आएगा, इन्वर्जन आएगा तो ग्रास्प आपका V1 है, ग्रास्प V1 है तो सी हेड तो वैसे भी नहीं आ सकता, तो हेड सी भी नहीं आएगा, सी डिड इन्वर्जन नहीं है इसलिए नहीं आएगा, तो डिड सी करेक्ट आंसर होगा। रेयरली डैश सच एन ओवरवेलमिंग कंसेंसस अमंग क्रिटिक्स, और रेयरली है यानी इन्वर्जन आएगा। हैज देयर बीन, वेरी मच पॉसिबल। वॉज देयर, अब देखो वॉज के बाद में सीधा सच एन, ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है, तो आप कहोगे ये नहीं आ सकता है। इसके अलावा देयर हैज बीन में इन्वर्जन नहीं है और यहाँ पे तो देयर ही नहीं है, इसका मतलब है ए ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। देखो एट नो पॉइंट ड्यूरिंग द ट्रायल डैश हिज कंपोजर, तो आप ये कहोगे कि एट नो पॉइंट यानी इन्वर्जन लगना चाहिए। हैड ही लॉस्ट हो सकता है और डिड ही लूज हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। लॉस्ट ही तो नहीं होगा, ही लॉस्ट भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैंड अलोन सेंटेंस जो होते हैं उसमें पास्ट परफेक्ट नहीं आता है, सिंगल क्लॉज वाले सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट आता है। दूसरा, आप ना मान लो आपको ये बात ध्यान भी ना आए फिर भी देखो, यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। जो एग्जामिनर है ना उसकी मेंटेलिटी आपको समझनी है। तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो पास्ट इंडेफिनिट के हैं, संभावना है कि पास्ट इंडेफिनिट वाला ही इसने आंसर बनाया होगा। जैसे यहाँ पे भी देखोगे ना, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के अगर ऑप्शन देखोगे ना, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, बस हमें ये देखना था कि एक्टिव पैसिव कौन सा इन्वर्जन है कि नहीं है, ठीक है। और देखो यहाँ पे जैसे जो कंफ्यूजन की बात है, चलो इसमें तो एक हैड बीन का है, देखो हैज बीन वाले ही दो हैं, एक वॉज का है एक हैड का है, और हैज के दो हैं, तो जो हैज वाला आंसर है ना वही आंसर होगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, इंसान जब क्वेश्चन बनाता है तो उसको लगता है कि जो करेक्ट है ना उसके जैसे दो होने चाहिए,
जिससे कि बच्चे को कन्फ्यूजन ज़्यादा उसी में हो, ये होगा या ये होगा। इसीलिए इसने हैज के साथ 2 बना दिए हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, और एग्जामिनर की मेंटेलिटी को समझना हमारे एग्जाम को क्लियर करने का एक स्टेप है, जो कि आपको समझना चाहिए, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी हम इसके बाद में एक प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करेंगे। अभी मैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस टाइम पे मेरे घर पे भागवत चल रही होगी, मैं भागवत में हूँगा, और जैसे ही मैं भागवत से वापस आता हूँ तो रिपीटर्स के लिए हम एक प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करेंगे जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं, और जो बच्चे 2027-28 को टारगेट कर रहे हैं उस उनके लिए भी हम कुछ खास लेके आने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सीरीज भी आएगी और कुछ और भी खास आएगा, तो जस्ट वेट एंड वॉच, बहुत कुछ करेंगे, है ना। और जब हम प्रैक्टिस सीरीज कराएंगे ना, उस टाइम पे आप पाओगे कि मैं यही सब चीज़ों पे भी चर्चा करूँगा कि जो एग्जामिनर है वो किस तरीके से सोचता है, आपको किस तरीके से सोचना है, क्या आपको सोचना है, क्या आपको नहीं सोचना है, ठीक है। नेवर डैश एवर सीन अ मोर डिस्गस्टिंग साइट। अब देखो, सबसे पहले डिड के साथ तो V2 नहीं आ सकता है, आई के साथ में हैज का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं है इसीलिए एक ही ऑप्शन है। यहाँ पे भी देखोगे ना, हैव के साथ में 2 ऑप्शन है, जो करेक्ट है ना ये चीज। और ये तो चलो अब की बार के थे, ये पुरानी साल का है, इसमें भी देख लो आप। नो सूनर ही हैड अराइव्ड, नो सूनर से सेंटेंस हुआ है, स्टार्ट इन्वर्जन आना चाहिए। सो नो सूनर हैड ही अराइव्ड, नो सूनर का पेयर देन होता है, ये यहाँ पे दे रखा है। हार्डली हैड ही लेफ्ट द रूम व्हेन, अब हार्डली प्लस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट द रूम। व्हेन, हार्डली का पेयर व्हेन के साथ बनता है, ये भी सही है। द गेस्ट्स हैव अराइव्ड, अब देखो अगर इधर पास्ट है ना तो गेस्ट्स अराइव्ड लिखेंगे, वो वाली क्लॉज में अगर परफेक्ट टेंस आ गया तो इसमें पास्ट का इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, सिंपल बात है। आगे, सेल्डम डू वी फाइंड सो मेनी बर्ड्स नेस्टिंग ड्यूरिंग दिस सीजन। सेल्डम डू वी फाइंड हमें ना के बराबर मिलता है, सेल्डम वी डू फाइंड गलत है, सेल्डम डज वी के साथ डज गलत है, डिड वी फाउंड डिड के साथ V2 गलत है, तो नो इंप्रूवमेंट जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो आगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट आना है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के 3 ऑप्शन है। देखो आगे, हार्डली ही हैड रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, तो ऑब्वियस ही बात है, हार्डली हैड ही रीच्ड, तो हार्डली हैड ही रीच्ड। अब कायदे से ये वाला क्वेश्चन भी करेक्ट होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं दिया इन्होंने फॉर सम रीजन। ये भी 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। वो आगे, हार्डली आई हैड एंटर्ड द रूम, ये भी 25 का है, तो हार्डली हैड आई एंटर्ड वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कायदे से ये भी सही था, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, वो बात अलग है। नो सूनर आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म देन द ट्रेन लेफ्ट, नो सूनर डिड आई रीच, ठीक है। नो सूनर डिड के साथ हैड आई रीच्ड बना रखा है, और डिड आई रीच भी बना रखा है, कायदे से दोनों है। अब दोनों में से हम किसको लगाएंगे, स्टेनो का ही क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है। अब ना आप खुद से अगर थोड़ा सा इसको देखोगे ना कि कौन सा वाला हमारा बनना चाहिए, जो गिवन ऑप्शन है ना, इसमें एक परफेक्ट है और इसमें 2 परफेक्ट है, ठीक है। ये जो ओरिजिनल सेंटेंस था उसमें पास्ट का इंडेफिनिट था, और यहाँ पे भी पास्ट का इंडेफिनिट है। अब 2 लॉजिक हैं जो कि यहाँ पे वही करेंगे, एक दूसरे से बेसिकली क्लैश करेंगे। कि पहला तो यही है कि अगर ओरिजिनल पास्ट इंडेफिनिट में था तो उसी को करेक्ट कर दो, क्योंकि नो सूनर के साथ पास्ट इंडेफिनिट भी चलता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, नो सूनर वाले हों हार्डली वाले हों, इनमें जो ये वाली क्लॉज है इसमें पास्ट के परफेक्ट को प्रेफर करते हैं, और ये वाली में पास्ट का इंडेफिनिट, तो पास्ट परफेक्ट के हिसाब से डी ऑप्शन प्रेफरेबल है। हालांकि करेक्ट बी भी हो जाएगा, करेक्ट आपका ये वाला भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बिना इन्वर्जन के लगा रखा है, ये भी चल जाता है। और करेक्ट आपका ये वाला भी हो जाएगा, सारे करेक्ट हो जाते। ये एक रेयर सिनेरियो बनता है जहाँ पे ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, जो एसएससी ने कहा है ना कि ऐसा रेयर सिनेरियो अगर बनता है जहाँ पे चारों करेक्ट हो, तो जो भी बच्चा कोई भी ऑप्शन लगा के आए वो सारे इसको एक्चुअली में मार्क्स मिलने चाहिए। ये इसलिए करेक्ट है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का इन्वर्टेड फॉर्म है। ये इसलिए करेक्ट है क्योंकि ये पास्ट इन्वर्टेड मतलब पास्ट इंडेफिनिट का नॉन इन्वर्टेड फॉर्म है, जहाँ पे नो सूनर जो है वो मेन वर्ब के पहले लगा रखा है। ये इसलिए करेक्ट है क्योंकि नो सूनर की पोजीशन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ गई है, तो बिना इन्वर्जन के सही है। और ये इसलिए करेक्ट है क्योंकि पास्ट परफेक्ट के साथ में इन्वर्टेड फॉर्म लगा रखी है। तो ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। ओनली इनकरेक्ट वन वाज दिस, ठीक है। तो कायदे से ना ये एक इस तरीके की चीज है जिसमें चारों करेक्ट थे, बट ठीक है, जब तक ये रूल नहीं लाए थे, अब रूल ले आए, अब इनको पता चलेगा। देखो आगे, नो सूनर ही वॉज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, ऑब्वियस सी बात है वॉज ही नेगेटिव से अगर शुरुआत हुआ है। स्कार्सली हैड सी हर्ड, ठीक है, सिंपल सिंपल है। देखो आगे,
नो सूनर ही हैड, अब ये सीपीओ के खुद से आंसर कर लेना भाई। हार्डली हैड द न्यूज लीक्ड, खुद से आंसर कर लेना, ठीक है। ये कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ देता हूँ क्योंकि सेम ही चीज़ें यार ये, ठीक है, खुद से देख लेना। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं और अपना जो अगला पॉइंट है ना वो क्या है, फुल इन्वर्जन है, ठीक है। अपना अगला जो पॉइंट है दैट इज फुल इन्वर्जन। 2-3 स्लाइड है, जब ये फाइल आपको मिलेगी प्रिंटेबल तो आप वहाँ पे देख लेना सारे क्वेश्चंस को। फुल इन्वर्जन क्या चीज़ होती है मेरे भाई? फुल इन्वर्जन बहुत सिंपल सी बात है, जब भी हम पूरी वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले ले आए। ये कब लगाते हैं? ये सर्टेन केसेस आपके होते हैं जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए या कोई एडवर्ब ऑफ मूवमेंट आ जाए, बाहर निकलना यानी प्लेस से रिलेटेड कोई शब्द आ जाए सेंटेंस के स्टार्टिंग में, और उसके बाद में जो वर्ब आए वो एक ऐसी वर्ब आए जो मूवमेंट या नॉन मूवमेंट को दिखाती है, या फिर कोई बी की वर्ब आ जाए, तो ऐसे केस में हम फुल इन्वर्जन का यूज करते हैं। आप कहोगे सर आपने कहा मूवमेंट या नॉन मूवमेंट को दिखाती है, मूवमेंट नॉन मूवमेंट तो सारी वर्ब हो गई फिर मेरे भाई, नहीं। जैसे टॉक, नहीं पहले बात करते हैं स्लीप। अगर मैं कहूँ कि ही स्लीपिंग, तो आप मूवमेंट को बता सकते हो कि चल रहा है, फिर रहा है, क्या कर रहा है? आप कहोगे यस। नॉन मूवमेंट को दिखाती है स्लीप। स्लीप का मतलब है आदमी सो रहा है, मतलब मूव नहीं करेगा। ही इज वॉकिंग, मूवमेंट को दिखाता है, अगर वॉक कर रहा है तो मूवमेंट करेगा। रन हो गया, वॉक हो गया, गो हो गया, कम हो गया, ये सब मूवमेंट को दिखा रही है। स्टैंड हो गया नॉन मूवमेंट को, लाई हो गया नॉन मूवमेंट को। लेकिन मैं कहूँ टॉक, भाई टॉक मूवमेंट से रिलेटेड ही नहीं है। हो सकता है देखो मैं चलते चलते बात कर रहा हूँ, चलते चलते बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं खड़े होकर बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर में बैठ जाता हूँ, बैठ के बात कर सकता हूँ, मैं लेट के बात कर सकता हूँ। यानी कि द वर्ब टॉक इज नॉट रिलेटेड टू मूवमेंट एट ऑल। बाई हो गया, टॉक हो गया, कोई भी वर्ब ले लो आप, स्माइल हो गया, क्या ये मूवमेंट या नॉन मूवमेंट से रिलेटेड है? द आंसर इज नो, नहीं है। तो सामान्यतः फुल इन्वर्जन में ये वाली वर्ब्स का यूज नहीं करेंगे। एक लिव वर्ब आती है फुल इन्वर्जन में, ठीक है। तो फुल इन्वर्जन में कौन सी वर्ब्स हैं एक बार ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे देख लेंगे एक बार। फुल इन्वर्जन का आता है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद में, ठीक है। सो एक सेंटेंस बेसिकली अगर स्टार्ट होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस से, जो कि हियर देयर ईटीसी हो, और सब्जेक्ट आता है बेसिकली एक नाउन, तो फुल इन्वर्जन का यूज किया जाता है इन सारी वर्ब्स के साथ में, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, इनका ध्यान रखेंगे। एक तो इन्वर्जन यूज नहीं होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ में। फुल इन्वर्जन जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ यूज नहीं होगा क्योंकि ये मूवमेंट को नहीं दिखाती हैं, ठीक है। इसके अलावा फुल इन्वर्जन तब यूज नहीं होगा जब प्रोनाउन यूज होगा, या फिर बेसिकली जब सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन होगा तो फुल इन्वर्जन नहीं आएगा, सिर्फ नाउन के केस में आता है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में एम्फेसाइज करने के लिए हम एडजेक्टिव को पहले रख लें, तो पहले एडजेक्टिव फिर लिंकिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आता है। ऑल्सो प्रेजेंट इन द मीटिंग वर 3 पीपल, इस टाइप से, है ना। तो एक ये भी पॉइंट रहता है। आ जाओ भाई, अब यहाँ से ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार इनको देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आ जाओ भाई। तो देयर लिव्ड अ किंग, ये क्या है? देयर आपका एडवर्ब टाइम है, लिव्ड आपकी वर्ब है, और अ किंग आपका सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, तो ये आपका वर्ब आ गया। सॉरी, देयर क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस है, नॉट टाइम, है ना। तो आगे, देयर वाज अ किंग सिटिंग। अब जैसे आप देखोगे इस क्वेश्चन में क्या एरर है, मैंने कहा था कि जब भी ये प्लेस वाला इन्वर्जन होता है तो प्लेस वाले के केस में आपका फुल इन्वर्जन आता है। फुल आता है इसका मतलब है देयर वाज सिटिंग अ किंग, क्योंकि सिट आपकी कैसी वर्ब है? आप कहोगे सिट आपकी मोशन या नॉन मोशन को दिखाने वाली वर्ब है। जैसे यहाँ देख लेना एक बार, ये वर्ब्स मैं बता भी देता हूँ। जैसे वॉक हो गया, स्टैंड हो गया, सिट हो गया, लाई हो गया, स्विम हो गया, हैंग हो गया, मार्च हो गया, रोल, लिव और बी। इसके अलावा कम, गो, ये सब हो गया आपके, ठीक है। तो ये सब ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ में फुल इन्वर्जन आपका लगता है, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, आउटसाइड द टेम्पल वॉज सिटिंग टू बेगर्स। अब इसमें क्या एरर है भाई? आउटसाइड प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द टेम्पल, पूरा मिलके आपका क्या बनेगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। वॉज सिटिंग आपकी वर्ब है, अगर वॉज सिटिंग आपकी वर्ब है और आगे लिखा हुआ है टू बेगर्स, तो ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट टू बेगर्स है तो ये प्लूरल है कि सिंगुलर? आप कहोगे सर प्लूरल है। प्लूरल है तो वॉज सिटिंग नहीं, वर सिटिंग आपका यूज होगा। आगे, अंडर द ट्री वॉज स्लीपिंग अ लाइन। अब आसानी से कह सकते हैं अंडर द ट्री, अंडर द ट्री आपका एडवर्बियल है, वॉज आपकी वर्ब है, वॉज स्लीपिंग, और अलाइन उसका सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर द ट्री वर ईटिंग सम पैसेंजर्स फूड। अब ईट क्या आपकी मोशन से संबंधित वर्ब है? आप कहोगे नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे फुल इन्वर्जन आपका नहीं आ सकता है। अंडर द ट्री सम पैसेंजर्स वर ईटिंग फूड, क्योंकि ये एक ऐसी वर्ब है जो कि मोशन से रिलेटेड नहीं है। आगे, द कार स्टॉप्ड एंड आउट वॉकड सी। अब देखो यहाँ पे भी क्या एरर है, आउट आपका एडवर्ब सही है, वॉकड आपकी है मोशन वाली वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन जब आता है तो आपका फिर इन्वर्जन नहीं लगता है।
एंड सी आउट वॉकड। द कार स्टॉप्ड एंड आउट वॉकड अ ड्राइवर, सही हो जाता। द कार स्टॉप्ड एंड आउट वॉकड राधिका, सही हो जाता। लेकिन सी यानी कि प्रोनाउन आया है तो फिर प्रोनाउन को वॉक के पहले लिखेंगे ना कि बाद में, ठीक है। तो ये कॉमन से क्वेश्चंस रहते हैं, एक बार देख लो। स्ट्रक्चर जैसे वर्ब प्लस सब्जेक्ट, बेसिकली ये क्या है, फुल इन्वर्जन में ये होगा, पार्शियल इन्वर्जन में ये होगा। हेल्पिंग वर्ब की जरूरत क्या इसमें होती है, तो फुल इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब जरूरी नहीं है कि मैंडेटरी लगाना है आपको, इन पार्शियल इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हियर लाइज द बुक, नेवर हैव आई सीन सच अ साइट, ठीक है। इसमें हियर देयर अप डाउन इन आउट ये सब होते हैं, इसमें बेसिकली नेवर रेयरली वगैरह वाले होते हैं, ठीक है। एक्शन वर्ब बेसिकली मतलब रॉन्ग वे टू रिमेंबर कि एक्शन वर्ब इसमें नहीं आती है, तो ये ध्यान रखना है। और हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट बेसिकली ये आपको इसका याद रखना है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को बेसिक अपन हटा भी सकते हैं टेबल में से। देखो आगे, अब ये आपके प्रीवियस ईयर के 2-4 क्वेश्चन हैं, बहुत ज्यादा तो इस पर आए नहीं है, तो 2-4 क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं अपन। सी स्पॉटेड द नोबल एंड साउटेड हियर द बुक लाइज, तो हियर द बुक लाइज नहीं भाई, हियर से अगर सेंटेंस शुरू है और लाई आपकी वर्ब है, तो हियर लाइज द बुक, हियर लाइज द बुक दैट वी वर सर्चिंग फॉर, जिसको हम ढूंढ रहे थे ऑल अराउंड। आगे, अ होल इज इन माई पॉकेट, देखो अब इस तरीके से नहीं कहते हैं मेरी जेब में एक छेद है, सो अ होल इज इन माई पॉकेट, नहीं, हमें इसको सही तरीका इसको कहने का होता है देयर इज अ होल इन माई पॉकेट, देयर इज अ होल इन माई पॉकेट, ऐसे देखेंगे। आई हैवंट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड आई नीदर माई सिस्टर, एंड नीदर माई सिस्टर। अब देखो ये एक्चुअली में CDS का क्वेश्चन है और ये फुल इन्वर्जन का नहीं है, ये ना एडिशन टू स्टेटमेंट वाले हैं। मैं आपको ऑलरेडी इसको जब क्वेश्चन टैग पढ़ाया था वहां पढ़ा चुका हूँ। तो नीदर हैज माई सिस्टर हमें इस तरीके से लिखना चाहिए, ये गलती से यहाँ पर डाल दिया टीम ने, लेकिन ये एक्चुअली में क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, एडिशन टू स्टेटमेंट से, ठीक है। तो ये था आपका भाई पूरा का पूरा इन्वर्जन का चैप्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी, मजा आया होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा और अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाएं। रामबाण आपकी बुक अवेलेबल है, ऑफर में चल रही है। अभ्यास्त्र आपकी अवेलेबल है, ऑफर में चल रही है। संजीवनी भी आपकी ऑफर में चल रही है, तो इन बुक्स को आप ले सकते हैं। बाकी इंग्लिश फॉर्मूला बुक, वोकैब रिवीजन बुक, वोकैब प्रैक्टिस बुक और कॉम्प्रिहेंशन क्रांति, ये सारी बुक्स भी आपकी अवेलेबल हैं। इनके अलावा मेरे भाई जरूर चेकआउट करना आप अपना ये टेलीग्राम चैनल प्रशांत सोलंकी इंग्लिश और प्रशांत सर नोट्स। बाकी मेरे भाई मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो भाई शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जो भी एग्जाम्स आपके अपकमिंग है उन सब के लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।